न्यू रिसर्च में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं अगले 4 से 5 दिनों के दौरान देश भर में मौसम कैसा रह सकता है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि उत्तर भारत पर 11 मई के आसपास एक नया पश्चिमी विक्षोभ पहुँचने की संभावनाएँ दिख रही हैं, जिसकी वजह से उसके प्रभाव से पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी राज्यों में यानी कि गंगा के मैदानी भागों पर बारिश की गतिविधियाँ और के साथ आंधी की घटनाएँ भी देखने को मिल सकती हैं। और वही स्थिति देखने को मिली। हालाँकि उस समय मॉडल नहीं दिखा रहा था, लेकिन मॉडल सिर्फ़ जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर बारिश दिखा रहा था। लेकिन मेरा अनुमान था कि पंजाब से लेके बिहार, पश्चिम बंगाल यानी कि पूरे गंगा के मैदानी भागों पर बारिश की गतिविधियाँ आंधी-तूफ़ान के साथ दिखाई दे सकती हैं, और वही स्थिति पिछले 2-3 दिनों के दौरान देखने को मिल रही है। आज 13 और 14 मई के आसपास बारिश की गतिविधियाँ राजस्थान के उत्तरी भाग से लेके उत्तर प्रदेश के जो निचले इलाके हैं ग्वालियर से लेके पूर्वी उत्तर प्रदेश के निचले इलाके कुछ भागों पर गतिविधियाँ 13 की शाम और 14 की तारीख के आसपास दिखाई दे सकती हैं। इससे पहले 11 और 12 मई के आसपास बारिश की गतिविधियाँ हमें पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर काफ़ी इंटेंस वेदर एक्टिविटी दिखाई दी। विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज़ आंधी-तूफ़ान के साथ कई जगहों पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिली हैं, जिसमें सहारनपुर से लेके मेरठ और मुरादाबाद तक कई ज़िले ऐसे शामिल हैं, जहाँ पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ आंधी के साथ देखने को मिली। इसके अलावा हमें भारी बारिश की गतिविधियाँ पूर्वी राज्यों में, जिसमें झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ पूर्वी इलाकों पर भी तेज़ बारिश की गतिविधियाँ पिछले 2-3 दिनों के दौरान देखने को मिली हैं। आने वाले दिनों में इन जो बारिश की गतिविधियाँ उसमें थोड़ी-सी कमी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो नीचे की तरफ सिस्टम बन रहा है, चेन्नई उसके आस-पास जो सिस्टम बन रहा है, वो अपने साथ जो नमी को जो है वो अपनी तरफ जो उत्तर के मैदानी राज्यों पर नमी बनी हुई है, उसको अपनी तरफ खींच लेगा। तो उस वजह से हमें उम्मीद दिख रही है, आने वाले दिनों में थोड़ी बहुत कमी उत्तर भारत से लेके मध्य भारत पर बारिश की गतिविधि में दिखाई दे सकती है। तो बंगाल की खाड़ी पर आने वाले दिनों में सिस्टम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके इंटेंसिफ़ाई होकर डीप डिप्रेशन या हो सकता है कि बंगाल की खाड़ी के जब उत्तरी भागों पर यह पहुँचे तो तूफ़ान की कंडीशन में भी पहुँच सकता है। क्योंकि ये लगातार कई दिनों तक समुद्री रीजन में रहेगा, तो उसकी वजह से इसको एनर्जी मिलती रहेगी। इस वजह से हमें उम्मीद दिख रही है कि आने वाले दिनों में ये डीप डिप्रेशन या तूफ़ान की इंटेंसिटी में तट के साथ-साथ पूर्वी भारत के पूर्वी तट के साथ-साथ चलेगा और म्यांमार या पूर्वोत्तर के राज्यों पर दस्तक देगा। जब ये दस्तक देगा तो भारी बारिश की गतिविधियाँ हमें पूर्वोत्तर के राज्यों से लेके बांग्लादेश पर दिखाई दे सकती हैं। पहले इस सिस्टम का प्रभाव मानसून पर सकारात्मक रूप में दिखाई देगा। ये यानी कि अगर हम कहें तो ये सिस्टम मानसून को तेज़ी से अपनी तरफ खींच लेगा, जिसकी वजह से हमें उम्मीद दिख रही है कि 15 मई उसके या उसके आसपास हो सकता है कि 14 मई से लेके 16-17 मई के बीच मानसून अंडमान सागर में सक्रिय हो जाए और यह श्रीलंका तक इसकी लाइन जो नॉर्दर्न लाइन है वो श्रीलंका से लेके म्यांमार तक पहुँच सकती है। यानी कि मानसून इस तरीके से 16-17 मई के आसपास तक पहुँच सकता है, क्योंकि ये सिस्टम जो चेन्नई के आसपास बनेगा तो तेज़ी से जो दक्षिण-पश्चिमी हवाएँ अपनी तरफ को ये खींचेगा। इस तरीके से जब हवाओं को दक्षिण-पश्चिमी, क्योंकि ये दक्षिण से आती हैं, दक्षिण-पश्चिम से हवाएँ इस तरीके से मानसून की हवाओं को अपनी तरफ खींच लेगा, तो हमें उम्मीद दिख रही है कि 16-17 मई के आसपास यह सिस्टम तेज़ी से मानसून को अपनी तरफ खींच लेगा। अब अगर हम प्री मानसूनी गतिविधि की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 1 मार्च से लेके अभी तक यानी कि 13 मई के बीच प्री मानसूनी गतिविधियाँ जो आप देख सकते हैं गंगा के मैदानी भागों में सबसे ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ दिखाई दी हैं। उसका रीज़न यही है कि लगातार बंगाल की खाड़ी से हवाएँ इस तरीके से पूर्वी भारत होते हुए उत्तर भारत तक पहुँच रही हैं, तो और ऊपर से पश्चिमी विक्षोभ आ रहे हैं, तो पश्चिमी विक्षोभ की वजह से जब पश्चिमी विक्षोभ को नमी मिलती है तो वो काफ़ी इंटेंस अच्छी बारिश की गतिविधियाँ देता है। तो यही वजह है कि जो गंगा के मैदानी भाग है, यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा प्री मानसूनी गतिविधियाँ देखने को मिली है। इसके अलावा राजस्थान के ज़्यादातर इलाके और मध्य प्रदेश के ज़्यादातर भागों पर सामान्य से अधिक गतिविधियाँ देखने को मिली हैं। हालाँकि आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के जो घाटी का इलाका है, यहाँ पर कम बारिश देखने को मिली है। इसी तरीके हिमाचल प्रदेश के ऊपरी भागों पर भी काफ़ी कम बारिश की गतिविधियाँ दिखाई दी हैं। नीचे की तरफ अगर हम देखें तो महाराष्ट्र के विदर्भ यहाँ पर काफ़ी कम बारिश हुई है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन्हें ज़्यादातर ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर प्री मानसूनी गतिविधियाँ सामान्य से कम देखी नहीं गई हैं, और यही वजह है कि यहाँ पर टेम्परेचर भी सामान्य से ऊपर बने हुए हैं। गुजरात पर अगर हम देखें तो गुजरात पर टेम्परेचर ऊपर बने हुए हैं। हालाँकि यहाँ पर गुजरात जो है ऐसा इलाका है जहाँ पर प्री मानसूनी गतिविधियाँ आमतौर पर कम देखने को मिलती हैं। थोड़ी-सी भी अगर यहाँ पर गतिविधियाँ हुई तो सामान्य तौर पर पहुँच जाती हैं। तो यानी कि यहाँ पर औसत ही बारिश जो प्री मानसूनी गतिविधियों का औसत है वो काफ़ी कम है। तो इसलिए थोड़ी-सी
थोड़े से रीजन में थोड़ी सी कम बारिश से ही जो ये आंकड़ा है वो सामान्य स्तर पर पहुँच जाता है। हालाँकि काफ़ी लंबे समय से गुजरात पर बारिश नहीं हुई है और टेम्परेचर ऊपर बने हुए हैं। अब अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पर ब्लू कलर है वहाँ पर 3 से 4 डिग्री तक टेम्परेचर सामान्य से कम बने हुए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ के कुछ भाग, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और पहाड़ी राज्य, इन सभी भागों पर लगातार ये आप देख सकते हैं जिस तरीके से पूर्वी हवाएँ इस तरीके से यहाँ पर पहुँच रही हैं, तो वही पूरा इलाका यहाँ पर टेम्परेचर सामान्य से कम बने हुए हैं और 3 से 4 डिग्री तक यहाँ पर कम बने हुए हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि लेकिन आप देख सकते हैं जो ग्रीन कलर है यहाँ पर टेम्परेचर सामान्य है, लगभग जितने होने चाहिए उसके आसपास ही बने हुए हैं, 1 से 1.5 डिग्री के बीच यहाँ पर ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन जो पश्चिमी इलाका है यहाँ पर येलो से लेके और जो रेड कलर है यहाँ पर टेम्परेचर 3 से 4 डिग्री तक सामान्य से ऊपर बने हुए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र का जो कोस्टल इलाका है, राजस्थान के पश्चिमी भाग, जैसलमेर, बाड़मेर के जो ज़िले हैं वहाँ पर टेम्परेचर सामान्य से 3 से 4 डिग्री ऊपर बने हुए हैं। उसकी वजह यही कि लगातार यहाँ से झुलसाने वाली हवाएँ पहुँच रही हैं और ऊपर से जो प्री मानसूनी एक्टिविटी यहाँ पर काफ़ी कम हुई है, तो उस वजह से यहाँ पर टेम्परेचर सामान्य तौर पर पहुँच हुए हैं। विशेष रूप से राजस्थान के पश्चिमी भाग पर 46 से 47 डिग्री के बीच टेम्परेचर कई जगहों पर बने हुए हैं। अब अगर हम आने वाले दिनों की मौसम की बात करें तो आने वाले 3-4 दिनों के दौरान जो सिस्टम बंगाली खाड़ी के पश्चिमी भागों पर बनने जा रहा है उसका प्रभाव पूरे भारत पर दिखाई देगा, यानी कि पूरे भारत पर हमें जो प्री मानसूनी एक्टिविटी है उसमें काफ़ी कमी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। हालाँकि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मौसम पूरी तरीके से साफ़ हो जाएगा, क्योंकि नमी काफ़ी मात्रा में बनी हुई है, पश्चिमी विक्षोभ भी लगातार आते रहेंगे, तो उसके प्रभाव से कुछ ना कुछ एक्टिविटी हमें गंगा के मैदानी भागों पर दिखाई देती रहेगी, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान के पूर्वी उत्तरी इलाके, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और पूर्वोत्तर के राज्य शामिल होंगे। यहाँ पर कुछ एक्टिविटी फिर भी देखने को मिल सकती है, लेकिन जो अभी पिछले दिनों को जो गतिविधियाँ जो दिखाई दे रही है उसके मुकाबले में थोड़ा जो दायरा जो है वो एरिया है वो कम हो सकता है। वजह यही है कि जब ये सिस्टम बंगाली की खाड़ी पर बनेगा तो तेज़ी से हवाओं को नीचे की तरफ अपनी तरफ मॉइस्चर को खींच लेगा, तो उस वजह से जो यहाँ पर नमी बनी हुई है उसमें काफ़ी कमी आ जाएगी, लेकिन फिर भी जो नमी बनी रहेगी उसकी वजह से कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं एक्टिविटी शाम के समय या रात के समय दिखाई दे सकती है। अब अगर हम 14 मई के मौसम की बात करें तो 14 मई से को आप देख सकते हैं कि जो लो प्रेशर सिस्टम है वो बंगाली की खाड़ी के मध्य भागों के आसपास पहुंच जाएगा और उसकी वजह से भारी बारिश की गतिविधियाँ बंगाली की खाड़ी के पूरे रीजन पर दिखाई देंगी। इसके अलावा इसके अलावा लैंड रीजन पर अगर हम देखें तो उसके प्रभाव से कर्नाटक के कुछ इलाके, महाराष्ट्र के जो दक्षिण इलाके, गोवा, केरल, तमिलनाडु, इन सभी भागों पर नमी का पहुंचना जारी रहेगा, तो उस वजह से शाम के समय गोवा से लेके महाराष्ट्र के दक्षिणी भाग, कर्नाटक के तटीय इलाके, केरल और तमिलनाडु के जो पश्चिमी भाग है यहाँ पर इंटेंस वेदर एक्टिविटी शाम के समय दिखाई दे सकती है और काफ़ी घने बादल यहाँ पर बनने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा ऊपर की तरफ अगर हम चलेंगे तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर भी मौसम ज़्यादातर जगहों पर शुष्क रहेगा, लेकिन कुछ बादल यहाँ पर भी छिटपुट जगहों पर बन सकते हैं और काफ़ी जहाँ पर बादल बनेंगे वो काफ़ी इंटेंस बनेंगे, तो काफ़ी गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर भी दिखाई दे सकती हैं। हालाँकि दायरा काफ़ी व्यापक नहीं होगा और दायरा काफ़ी बारिश का जो दायरा है वो छोटा रहेगा। इसके ऊपर अगर हम चलें तो ये आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे टर्फ रेखा उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों से लेकर नीचे तक बनी हुई है, तो उसके प्रभाव से कुछ ना कुछ एक्टिविटी विदर्भ उसके आसपास आंधी या तेज हवाओं के साथ कुछ समय के लिए तेज बौछारें वगैरह यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। तो इस टर्फ रेखा के प्रभाव की वजह से तेलंगाना से लेकर छत्तीसगढ़ के कुछ भाग, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, यहाँ पर कुछ एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। हालाँकि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के कुछ पूर्वी भागों पर एक्टिविटी थोड़ा कम हो सकती है, लेकिन जो झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार है यहाँ पर एक्टिविटी मध्य प्रदेश की तुलना में काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे सकती है, क्योंकि यहाँ पर पूर्वी हवाओं का प्रभाव ज़्यादा बना हुआ है जो नमी अपने साथ लेकर आती हैं। लेकिन जैसे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो मध्य प्रदेश के जो मध्य भाग है यहाँ पर एक्टिविटी पूरब की तुलना में थोड़ा कम रह सकती है, यानी कि दायरा जो है वो छोटा रह सकता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर जो सिस्टम सर्कुलेशन बना हुआ है, सर्कुलेशन के प्रभाव से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान, इन सभी भागों पर एक्टिविटी होने की संभावनाएं 14 मई के आसपास भी बनी रहेंगी। शाम के समय विशेष रूप से राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भाग यहाँ पर भी एक्टिविटी दिखाई दे सकती है। ग्वालियर उसके आसपास तक एक्टिविटी होने की संभावनाएं दिख रही हैं।
पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड यहाँ पर भी घने बादल बन सकते हैं और ऊंचाई वाले भागों पर बहुत हल्की बर्फबारी, जबकि निचले इलाकों में हल्की बारिश की गतिविधियाँ और एक दो जगहों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ दिखाई दे सकती हैं। इसके अलावा नीचे की तरफ आगे की तरफ अगर हम देखें तो गुजरात, राजस्थान के बाकी बचे हुए इलाके, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर उसके आसपास के भाग, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, इन सभी भागों में मौसम पूरी तरीके से साफ और शुष्क रहेगा। हालांकि आप देख सकते हैं अरब सागर से हवाएं पहुंच रही हैं, लेकिन हवाओं की दिशा क्योंकि उत्तर पश्चिमी है, उत्तर पश्चिमी हवाओं की दिशा जो नीचे की तरफ हवाएं नीचे आती हैं, ऊपर नहीं उठती, तो उसकी वजह से बादलों के बनने की संभावनाएं काफ़ी कम रहती हैं। हालांकि ऐसा नहीं है बादल नहीं बनेंगे, कभी कभी बन भी जाते हैं बादल, लेकिन जो संभावनाएं हैं वो काफ़ी कम रहती हैं। तो उस वजह से हमें उम्मीद दिख रही है कि मौसम पूरी तरीके से साफ और शुष्क रहेगा। हालांकि इसके अलावा जो सिस्टम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वो बंगाली खाड़ी पर आप देख सकते हैं जो सिस्टम बना हुआ है, तो उसका प्रभाव से मानसून तेज़ी से पहुंच सकता है। इस तरीके से ये आप देख सकते हैं कि जब इस तरीके से आप देख सकते हैं लगातार हवाओं की कंटिन्यूटी बनी हुई है। ये कंटिन्यूटी मानसून के आने का संकेत होती है। लगातार एक सी कंटिन्यूटी अब ये आप देख सकते हैं बनी हुई है और दक्षिण पश्चिम से दिशा बनी हुई है। धीरे धीरे जैसे ये धीरे धीरे जब पूरा वेदर सिस्टम ऊपर की तरफ आएगा, तो यही कंटिन्यूटी इस तरीके से बनी होगी, यानी कि दक्षिण पश्चिम से हवाएं इस तरीके से भारत के लैंड रीजन की तरफ पहुंचती हैं, तो उसी को हम मानसून कहते हैं। यानी कि हवाओं की दिशा का बदलना ही क्या मानसून का नाम है। यानी कि मानसून जो है कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ बारिश के होने को भी मानसून कहते हैं। हवाओं की दिशा जब दक्षिण पश्चिम से भारत के लैंड रीजन की तरफ होने लगती है, तो उसे हम मानसून डिक्लेयर कर देते हैं, यानी कि मानसून की हवाएं यहाँ पर पहुँचने लगी हैं। ये आप देख सकते हैं जो 15 और 16 मई के आसपास जो सर्कुलेशन है वो छत्तीसगढ़ उसके आसपास के मध्य भागों पर बन जाएगा, तो उसके प्रभाव से हमें कुछ बारिश गतिविधियाँ मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र के विदर्भ और टर्फ रेखा जो इस तरीके से बनी रहेगी, तो उस टर्फ रेखा के प्रभाव से कुछ गतिविधियाँ यहाँ पर इस पूरे रीजन में हमें दिखाई दे सकती हैं। हालांकि दायरा ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, लेकिन जहाँ पर भी बादल बनेंगे वो काफ़ी इंटेंस बनेंगे, गरज चमक के साथ तेज़ बारिश गतिविधियाँ यहाँ पर दे सकती हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और नीचे तक यहाँ पर इंटेंस वेदर सिस्टम बन सकता है और बारिश की गतिविधियाँ दिखाई दे सकती हैं। इसके अलावा नीचे की तरफ महाराष्ट्र से लेके महाराष्ट्र के जो दक्षिणी भाग है, गोवा, कर्नाटक, इन सभी भागों पर भी शाम के समय काफ़ी इंटेंस घने बादल यहाँ पर बन सकते हैं और बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर गरज चमक के साथ दिखाई दे सकती हैं। उत्तर भारत से लेके जो गंगा का मैदानी भाग है, पंजाब से लेके बिहार तक सिमिलर कंडीशन बनी रहेगी यहाँ पर भी, क्योंकि हवाओं में ज़्यादा स्पीड नहीं है और पश्चिमी विक्षोभ लगातार जम्मू कश्मीर पर बना हुआ था, उसके प्रभाव से और सर्कुलेशन की वजह से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार यहाँ तक बादल बनने की संभावना शाम के समय दिख रही है। सुबह के समय भी कुछ बादल पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली पर बन सकते हैं, जो बारिश की गतिविधियाँ कहीं कहीं पर दे सकते हैं। राजस्थान के मध्य भाग, गुजरात, मध्य प्रदेश के ज़्यादातर इलाके पूरी तरीके से साफ और शुष्क रहने की संभावना दिख रही है। हालांकि राजस्थान के जो उत्तरी और पूर्वी इलाके हैं यहाँ पर कुछ गतिविधियाँ दिखाई दे सकती हैं। पूर्वोत्तर पर सिमिलर कंडीशन बनी रहेगी, लगातार हल्की से मध्यम बारिश का दौर और असम में विशेष रूप से तेज़ बारिश की गतिविधियाँ दिखाई दे सकती है, क्योंकि यह सिस्टम लगातार पूर्वी दिशा में आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो आने वाले दिनों में पूर्वोत्तर राज्य से लेकर बांग्लादेश पर भारी बारिश की गतिविधियाँ दिखाई दे सकती हैं। 17 और 18 मई के आसपास जैसे जैसे ये सिस्टम उत्तर पूर्वी दिशा में आगे की तरफ बढ़ेगा, तो जो वेदर सिस्टम भी है, जो टर्फ बनी हुई है, वो भी थोड़ा सा पूरब की तरफ शिफ्ट होती हुई दिखाई दे रही है। तो जैसे ही टर्फ पूरब की तरफ शिफ्ट होगी, तो इंटेंस वेदर एक्टिविटी हमें उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश पर दिखाई दे सकती है। जबकि जो ये इलाके हैं राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन इलाकों में मौसम शुष्क होने लगेगा, क्योंकि हवाओं को तेज़ी से अपनी तरफ ये सिस्टम खींचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो नमी यहाँ पर कम होगी, तो जो प्री मानसूनी एक्टिविटी है उसमें कमी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। लेकिन फिर भी कुछ गतिविधियाँ जो गंगा के मैदानी भाग है यहाँ पर दिखाई दे सकती हैं। पश्चिमी विक्षोभ से लगातार प्रभाव हमें जम्मू कश्मीर से लेकर पहाड़ी राज्यों पर दिखाई देता रहेगा। इसके अलावा जब ये सिस्टम 20 और 21 मई के आसपास तक लैंडफॉल कर चुका होगा, तो अपने साथ जो बंगाल की खाड़ी की नमी को वो अपने साथ खींच लेगा। तो मानसून शुरुआती दिनों में तो मानसून बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा, इस सिस्टम की वजह से मानसून की नॉर्दर्न लाइन पहुंच सकती है। उसके बाद फिर ये कई दिनों तक यहाँ पर अटका रह सकता है। हो सकता है कि 8 से कम आप मान के चलिए 1 सप्ताह से लेकर 10 दिन तक मानसून जहाँ तक जब ये सिस्टम लैंडफॉल यहाँ पर करेगा, तो मानसून की नॉर्दर्न लाइन जहाँ पर पहुँचेगी, तो वहीं पर अटकी रहेगी कम से कम 1 हफ्ते तक। उसके बाद
20 मई से लेके और आप मान के चलिए 27-28 मई तक, 1 हफ्ते तक मानसून एक ही जगह अटका रहेगा। उसके बाद जब फिर से एनर्जी मिलेगी इसको, मानसूनी हवा को एनर्जी मिलेगी, तो धीरे-धीरे फिर ये आगे की तरफ बढ़ेगा और हमें उम्मीद दिख रही है कि 31 मई से लेके 2 जून के बीच मानसून केरल पर दस्तक दे सकता है और उसके 1-2 दिन बाद ही पूर्वोत्तर के राज्यों पर भी दस्तक देगा। और कुल मिलाकर अगर हम कहें तो मानसून के समय पर दस्तक देने की संभावनाएँ इस साल बनी हुई हैं। यानी कि अगर हम कहें तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो अब आने वाले दिनों में जो सिस्टम बना हुआ है, तो उसके सिस्टम की वजह से मानसून तेज़ी से रफ्तार पकड़ेगा और हो सकता है कि 20 मई के आसपास या 18-19 मई के आसपास तक श्रीलंका तक इसके दस्तक दे दे और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को पूरी तरीके से कवर कर लेगा और श्रीलंका पर हो सकता है दस्तक दे दे। और यही स्थिति आने वाले दिनों में बनती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा हो सकता है कि क्योंकि टेम्परेचर बढ़े हुए हैं, मॉइस्चर भी बढ़ा हुआ है, तो हो सकता है एक सिस्टम अरब सागर पर भी बन जाए, वो उत्तर-पश्चिम दिशा में इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ेगा। तो वो जो अरब सागर पर जो सिस्टम बनता है, वो मानसून को काफ़ी कमज़ोर कर देता है। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।